चलो ठीक है। पहले हम देखो, हमने एक बताया था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखाया था, क्यू भी क्रॉस बी। और सबको हमने रिलेट करके बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से। कैसे हमने बताया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगता है कितना, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी सॉरी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स भी लगता है। सिमिलरली मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज या करेंट्स। अगर मूविंग चार्ज या करंट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। और मूविंग करंट पे कितना होता है, आई एल क्रॉस बी। ये हमने लिखाया था। आई क्या है, करंट है। एल क्या है, लेंथ, जिस लेंथ पे। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमने बताया था। ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज हमने बताया था कि जैसे दो चार्ज पार्टिकल, मैंने बताया था कि एक चार्ज मान लो कि Q1 है और अदर चार्ज Q2 है। एक दूसरे को फोर्स कैसे लगाता है, तो ए इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ए भी इसके सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। ये पढ़ क्यों। सिमिलरली हमने बताया था कि जैसे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया बी। और इसमें करंट मान लो कि आई बी है और इसमें आई ए है और दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज करो कि डी है। समझ गए कि हमने क्या लिखा है। हमने बताया कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक में करंट है आई ए, दूसरे में करंट है आई बी और इसका नाम हमने दे दिया बी, इसका ए, और दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। ठीक है। और करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बताया था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। ये भी बताया था हमने, बताया था। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो बायोट सवाट लॉ से डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है। तो हमने बताया था कि जैसे ए इसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ए इसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो राइट हैंड थंब रूल से जानते हो। तो इसमें कर्ल ऐसे, जैसे आई एल का डायरेक्शन ऐसे है और आर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो हम ऐसे करेंगे इनवर्ड। या तुम आई जे के करके देख लो, जैसे हमने सेटअप कर दिया इस पे एक्स, ये हो गया वाई। तो करंट क्या है, आई में है और ये क्या है, आर में है। तो आई एल क्रॉस आर करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम, आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई। तो कितना हो जाएगा, माइनस के। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसका नाम हमने दे दिया बी ए, और बी ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई डी। इसमें भी कोई आर तो उस तरफ नहीं है, ये राइट वाले के लिए। मैं बोला इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। तो इसका ऐसे हो जाएगा, इसके चलते यहाँ पे फाइंड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, तुम कर दो। इसमें तुम्हारा आई का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और आर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो एक्स तुम्हारा ऐसे है, तो इसमें हो जाएगा जे क्रॉस माइनस आई। तो कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा जे क्रॉस आई। समझ रहे हो ना जे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्मॉल बी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी 2 पाई डी। ठीक है। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, बताओ अगर कोई डाउट्स हो तो। ठीक है। अब फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था, अभी लिखाया था आई एल क्रॉस बी। तो इस पे निकालना है। तो यहाँ पे आई एल ऐसे है और बी क्या है, आउटवर्ड है।
तो इसमें करेंगे आई एल। अब देखो कोई एक, मैं क्या बताया था कि दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो पाम का यूज करते हैं। तो आई एल बी, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या तुम आई जे से कर लो, आई का डायरेक्शन ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के, तो आई कैप हो जाएगा। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फोर्स समझ गए, फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। तो आई तो तुम्हारा आई ए है और एल लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई डी। तो इस केस में हो जाएगा म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी इंटू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। बता दो अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो। और सिमिलरली इस पे भी इसी टाइप से यहाँ भी कर देंगे। अब इस पे आई एल कर देंगे, ऐसे भी आई एल क्रॉस बी, तो इस पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मैंने ऐसे बताया था। ठीक है, हमने डायरेक्शन इसी टाइप से बताया था, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था जैसे मान लो कि पूरे ब्लैक व्हाइट बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ऐसे इनवर्ड है। हमने बताया था कि एक ऐसे कोई ले लो, इसमें करंट का डायरेक्शन मान लो कि सपोज करो कि ऐसे फ्लो हो रहा है, किसी डायरेक्शन में ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे अगर हम निकालेंगे तो आई एल का डायरेक्शन ऐसे, और बी क्या है, अंदर की ओर, तो कितना हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। तो इस पे फोर्स ऐसे हो जाएगा, और इस पे मान लो कि फोर्स F1 है, तो इस पे भी फोर्स क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस पे देखो तो ऊपर की ओर फोर्स F2 है, तो यहाँ भी फोर्स क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। अगर कोई डायरेक्शन में दिक्कत है तो पूछ लो, या तो तुम राइट हैंड थंब रूल से, नहीं तो आई जे के से कर लो। अनिकोल आ जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। अगर मान लो कि नेट फोर्स 0 होगा, जैसे किसी भी शेप का, जैसे लेंथ हम कब कर देते हैं लेंथ, तो उस केस में हो सकता है, उस केस में हो सकता है। मान लो कि रेक्टेंगल है तो भी, लेकिन नेट फोर्स 0 ही होगा, नेट फोर्स 0 ही होगा। उसमें कंपोनेंट लेंगे उस तरह से, जैसे मान लो कि ऐसे हमने कर दिया, मान लो कि हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इस पे फोर्स मान लो कि F1 है, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। लेकिन इस पे फोर्स कैसे हो जाएगा, इस पे फोर्स तुम्हारा इस एल के परपेंडिकुलर हो जाएगा F3, और इस पे भी फोर्स कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा F3। तो इसका भी कंपोनेंट इस साइड होगा ना, और इसका भी कंपोनेंट इस साइड होगा, तो इसका कंपोनेंट, इस दोनों का कंपोनेंट प्लस F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बस नेट फोर्स 0 ही रहेगा। तो हमने बता दिया कि इस पे नेट फोर्स भी 0, F1 F2 समझ रही हो, और यहाँ पे F2 नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसको हम ऐसे, इस पे नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क भी 0 होगा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों, अब फोर्स 0 है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड में हमने बताया था ये चीज़ कि जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह से मैं ऐसे कर दिया और इसी लूप को ऐसे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, इस पे करंट मान लो कि ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि एल, आई एल और बी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो साइन 180 कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे भी कितना हो जाएगा, 0। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पे भी 0, क्योंकि साइन यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90।
तो इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा बताओ। आई एल ऐसे हैं और बी तुम्हारा ऐसे हैं। इसको जैसे अब एक्स वाई हमने ले लिया, ए एक्स ए वाई और ए वाई डैश और ए एक्स डैश, ठीक है। तो आई एल का तुम्हारा ऐसे हैं, यानी कि जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई तो कितना हो जाएगा, अंदर की हो जाएगा। तो इस पे फोर्स मान लो कि ऐसे लग रहा है F1, और इस पे फोर्स कैसे लगेगा, बाहर के साइड, यानी कि इसको ऐसे कर दूं तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो क्या होगा, तो टॉर्क लग जाएगा। तो इस केस में जैसे मान लो कि, एक मिनट, जैसे ये ले लो अब इसको जैसे हमने कर दिया, इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया और इस पे फोर्स ऐसे लगाया, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो तो है, लेकिन इस दोनों फोर्स का एक लाइन के लॉन्ग नहीं लग रहा है। जैसे इस पे मैं 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं, इस पे 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इस पे 10 न्यूटन मैं ऐसे लगा दूं और इस पे 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं तो, लेकिन ये क्या स्टेशनरी रहेगा, तो क्या होगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, यानी कि इस पे टॉर्क लग जाएगा, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा, टॉर्क लग जाएगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, समझ गए, समझ गए, देखो तुम नीचे देख रहे हो, समझ रहे हो कि टॉर्क कैसे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसका लेंथ मान लो कि एल है, या क्या लिया था, स्मॉल बी लिया था शायद। फोर्स का डायरेक्शन उल्टा नहीं है, कैसे, ये ऊपर जा रहा है ना, आई आई एल ऊपर है, बी इधर है, हाँ, ऐसे ऐसे होगा ना। तो आई एल का डायरेक्शन ऐसे है हाँ, और बी ऐसे है, तो आई एल क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऐसे हो जाएगा। तुम ऐसे करके देखो, तो ये आई का क्रॉस डायरेक्शन क्यों ले रखा ये अंदर की ओर है, कैसे करें इसको बताओ, ऐसे बता दें, बना दें, अच्छा यहाँ पे फोर क्रॉस बना दिया, जैसा आपने राइट साइड में बनाया वैसे बना दो। अच्छा चलो ठीक है, और यहाँ पे डॉट बना दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोर्स एफ इजक्वल टू आई स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है। और यहाँ भी एफ इजक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और इसके बीच का डिस्टेंस शायद ए था, ए डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और यहाँ भी आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया ए। तो टॉर्क का हमने क्या बताया था, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो दो फोर्स है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो टॉर्क का हमने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, यानी कि इसका या इसका दोनों में से एक मैग्नीट्यूड, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, तो हम आई ए बी कैपिटल बी लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं आई ए बी लिख सकते हैं, और आई ए इसको बी हम कर सकते हैं, और इसी को लिखते हैं एम इंटू बी, ठीक है, एम ए हो गया। और एम क्या लिखे थे, आई इंटू ए, ये सब पीछे पढ़ाया था। इसको हम क्या बोलते थे, आई ए को, या मैग्नेटिक मोमेंट बोलते थे। एम इजकल टू क्या होता था, आई इंटू ए होता था, और इसको मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, आई ए का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वीडियो देखी थी कल का, नहीं देखी थी, कैसे समझ में आएगा। देखो मैं कल सब कुछ बताया था, कि जैसे मान लो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एम का डायरेक्शन क्या होगा, कर्ल को मूव कराओ करंट के डायरेक्शन में, कैसे होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट को इसके डायरेक्शन में मूव कराओ, बाहर की तरफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। अगर मान लो कि करंट ऐसे फ्लो करे तो कैसे हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कोई भी करंट करिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम कर्ल को उसी के डायरेक्शन में मूव कराओ, और जो थंब का डायरेक्शन हो जाएगा वही एम का डायरेक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते थे,
मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बोलते थे। इतना तो कल मैंने पढ़ाया था। सर जैसे कि अभी हमने एक केस किया था ना जिसमें एक साइड बड़ी थी एक हम्म, साइड छोटी थी, दोनों बना बना दिया। इसमें अगर मैं टॉर्क फाइंड करूँ तो एक साइड पे अलग फोर्स लगेगा, दूसरी साइड पे अलग फोर्स लगेगा। एक साइड पे अलग फोर्स लगेगा, लेकिन इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इसके चलते भी जीरो नहीं होगा। नहीं सर जीरो तो नहीं, अंदर जैसे टॉर्क जो है टॉर्क, जैसे सुनो, जैसे बी हमने ऐसे लिया था, बी ऐसे लिया था, तो इस पे और इस पे क्या था, जीरो था फोर्स, लेकिन अब इस पे और इस पे जीरो नहीं होगा। टॉर्क की अगर हम बात करें, हम्म जैसे आप लोग टॉर्क निकालते हैं फोर्स ऑफ आइलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। वो किसके लिए है? 11th में पढ़ के आई हो, जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज सब इंडिविजुअल के लिए टॉर्क हम निकालेंगे, इंडिविजुअल के टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। और फिर डिस्टेंस क्या लेंगे? कोई भी डिस्टेंस, तुम किसी एलिमेंट्स ले लेंगे ना। नहीं, टॉर्क टॉर्क किसके अबाउट निकाला जाता है? टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। तुम किसी पॉइंट के अबाउट लो, आंसर सेम ही आएगा। फिर वहां से डिस्टेंस हाँ, तुम किसी पॉइंट के अबाउट लो। टॉर्क लगेगा कैसे, फोर्स तो जीरो ही है। नहीं, इस पे, इस केस में फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स जीरो इस केस में फोर्स जीरो नहीं होगा। चलो, हमारा सिंपल केस है तो हम क्यों इतना उलझे? एकदम नेट फोर्स जीरो होगा इस पे। हाँ, टॉर्क नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो नहीं। नहीं। अब देखो इस पे, अभी जैसे मैं बताया कि नेट फोर्स, टॉर्क जीरो होने के लिए जरूरी है कि फोर्स इक्वल अपोजिट हो और कोलिनियर हो। कोलिनियर का मीनिंग क्या हुआ? सेम लाइन के लॉन्ग लगे। जैसे मैं बताया, एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे और 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे, तो ऐसे कर दूं मैं ऐसे, तो क्या है, फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन के लॉन्ग है, इसलिए टॉर्क भी जीरो। समझ गए? तो मान लो कि इस पे मैं 10 न्यूटन और इस पे 10 न्यूटन लगा दूं, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों सेम लाइन के लॉन्ग नहीं लग रहा है, ठीक है। अब बताओ, इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो समझ गए? अच्छा, चलो अब नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस देखो, ये तो अभी टॉर्क का था जो पिछले क्लास में ही हमने पढ़ाया था। अब सेकंड केस हम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है और यही पेपर में तुमको लिखना है। देखो, फर्स्ट केस में याद होगा हमने ऐसे कुछ किया था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और इसमें हमने रखा हुआ था एक कैसे, ऐसे रखा हुआ था, इसी पे हमने किया था, यानी कि हमने ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रख देते हैं, ऐसे, या कुछ ऐसे रख देते हैं। अभी हमने कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब हम थोड़ा इसको टिल्ट कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लो कि अभी इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो तुम लोग बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अंदर होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं कुछ ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ याद रखना। और सेकंड केस लिखूं, देखो इसमें हमने लिखाया था हेडिंग, पेज नंबर 29 में है, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये था, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। सेकंड केस लिखो, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा, if uniform magnetic field makes an angle theta with normal to the coil, with normal to the coil, नॉर्मल to the coil,
विथ नॉर्मल टू द कॉइल, COIL। अच्छा, सभी बुकलेट निकालो यहाँ पे, ये पेज नंबर खोलो और उसमें थोड़ा एक करना है कि इसको नॉर्थ बना लो और इसको साउथ बना लो, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। AB के लॉन्ग जो है वो नॉर्थ और CD के लॉन्ग है उसको साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। और इसके ऊपर में ऐसे बना लो B, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। जैसे AB के एलोंग जो है उसमें N बना लो, यहाँ पे N बनाओ, इसको N बनाओ और इसको हाँ, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ और ये बार मैग्नेट है साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, जैसे इस केस में एक हमने बार मैग्नेट बना दिया नॉर्थ, ये सेकेंड केस है। और यही केस पेपर में आए तो लिखना है, ठीक है, फर्स्ट केस नहीं आएगा और न लिखना है इसको। जैसे ये तुम्हारा साउथ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हो गया। अब एक हमने लूप को कुछ ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, और इस केस में भी इसका लेंथ B है और ये लेंथ तुम्हारा क्या है, A है। ठीक है, यानी कि लूप को हमने कुछ, अब थ्री डायमेंशनल को हमको 2 डायमेंशन पर बनाना है तो उसी टाइप से बनाएंगे। यानी कि इस केस में हमने लूप को कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। और फर्स्ट केस में कैसे था, बिल्कुल ऐसे था। और इस केस में कुछ साइड ऐसे टिल्ट होगा ना आपके पर्सपेक्टिव। हाँ, इसको हमने कुछ ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो ऐसे ही, ऐसे समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका भी हम नेम दे देते हैं ABCD। तो AB पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, बताओ? अंदर होगा। क्यों अंदर होगा, IL ऐसे है और B तुम्हारा ऐसे है, तो अंदर की ओर हो जाएगा। या IJ कर लो, I तुम्हारा ऐसे और करंट किस डायरेक्शन में है, J के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, I के। तो J क्रॉस I कितना हो जाएगा, -K। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो F, और कैसे होगा, क्रॉस हो जाएगा। उसको कैसे, मैं ऐसे कर देता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। और F इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्मॉल b कैपिटल B। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पे फोर्स कैसे होगा, डॉट हो जाएगा, करके देखो। I का डायरेक्शन क्या है, -J में है, और B का डायरेक्शन क्या है, I में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही है। तो जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे तो I ऐसे हैं, J ऐसे हैं, -J, और ये कितना हो जाएगा, -I। ठीक है, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, करंट कितना है, -J, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, I। तो -J क्रॉस I, तो कितना हो जाएगा, -K, K हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और ये भी फोर्स कितना हो जाएगा, I स्मॉल b कैपिटल B। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, तो इस केस में हम कुछ ऐसे बनाएंगे। ये तुम्हारा A ऐसे हो जाएगा और इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इस पे फोर्स नीचे की ओर लगेगा। और ये भी हो जाएगा I स्मॉल b कैपिटल B, और ये भी हो जाएगा I स्मॉल b कैपिटल B, और A कितना हो जाएगा तुम्हारा, A हो जाएगा। बता दो यस और नो। हमने कुछ ऐसे रखा, ठीक है। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था,
इक्वल अपोजिट फोर्स हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने ये बताया था नॉर्मल टू द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी, ये बताया था ना। तो जैसे मान लो कि ऐसे है तो इसका नॉर्मल कैसे हो जाएगा, बी का डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा, और इस पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ एन, और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। जैसे कॉपी है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, और ये कॉपी कुछ ऐसे है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नींद आ रहा है तुमको अच्छा देखो, नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, और इसको हमने ऐसे किए तो नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ए थीटा है तो ए एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा, देख रहे हो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमको ए आर परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ए गिवन है, तो कौन सा लगाएंगे, साइन कॉस टेन क्या लगाएंगे, तो साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ तो बताओ, तो कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में, तो बेस आर परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर अपॉन में ए हो जाएगा, इसलिए आर परपेंडिकुलर इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब टॉर्क, टॉर्क मैंने क्या लिखाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आई स्मॉल बी कैपिटल बी इंटू ए साइन थीटा, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और आई स्मॉल बी और बी साइन थीटा में लिख दूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको हम फर्दर लिख देंगे आई ए बी साइन थीटा, ए क्या है, ए इंटू बी, और ये क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई ए बी साइन थीटा, और इसको हम स्मॉल एम बी साइन थीटा लिख देंगे, तो टॉर्क इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, या इसी को एम बी साइन थीटा, और एम क्या होता है, आई इंटू ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और देखो इसको नोट कर लो, अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछो, और ये सब कुछ बुकलेट में गिवन है प्रॉपर वे से, देखो ऐसे गिवन है बुकलेट में, इस टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आई ए एम, ये सब मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड नॉर्मल टू द कॉइल और लूप। क्या, बिल्कुल टेस्ट है वो तो, अब बार बार बताना तो पड़ेगा नहीं, तो ये कमिंग जो थर्सडे है उस दिन पेपर है, कौन सा टॉपिक का पेपर है, कैपेसिटर, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, यहाँ पे समझ लो, और अभी तो कॉपी पे करोगे, लेकिन इसको करना कहाँ से है, बुकलेट से करना है।
पेपर में जैसे लिखना है वैसे ही लिखना है जैसे बुकलेट में गिवन है। और उसमें लिखा हुआ है कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कैरिंग करेंट आई, तो इसमें तो कुछ समझना नहीं है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी, ये सब लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं समझना है। सर्टी का नहीं लिखेंगे तो काट लेंगे। एनसीईआरटी कहीं है, ये जो बुकलेट है इसमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं है, एकदम एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही है, और पीवाईक्यू के लिए जो मैं देता हूँ वो करना है। हो गया। सर एक सेकंड। तो इस चैप्टर में हमने कितने डेरिवेशन अभी कराया, ये कौन सा डेरिवेशन है, थर्ड डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन कराया था बायोट सबार्टला का एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। सेकंड डेरिवेशन क्या था, एम्पियर सर्किट लॉ में क्या डेरिवेशन हमने कराया था। सेकंड डेरिवेशन अभी मैं बताया था फोर्स बिटवीन टू करेंट कैरिंग कंडक्टर्स। थर्ड डेरिवेशन क्या है, ए टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। बस 3 डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और कोई डेरिवेशन भी नहीं है, 3 ही डेरिवेशन है इसमें। हो गया। अब इसमें पूछो, अगर किसी को कोई डाउट्स है, कहीं भी डाउट्स है तो पूछे। सर जो एन नॉर्मल टू द प्लेन है वो मैग्नेटिक मोमेंट है ना। उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, नॉर्मल टू द प्लेन ही होता है। सर अगर प्लेन जो है वो नॉर्मल है और मैग्नेटिक मोमेंट भी नॉर्मल है तो दोनों एक ही डायरेक्शन। एकदम। अभी मैं क्या लिखाया था, अभी इसमें लिखाया भी हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड नॉर्मल टू द कॉइल और प्लेन, बुकलेट में लिखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्मल है, उसके बीच में एंगल, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट केस हमने कराया, फर्स्ट केस में नॉर्मल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट केस में नॉर्मल तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट केस ऐसे था, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। सुनो, सेकंड केस में हमने क्या किया, कुछ ऐसे कर दिया, तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये 90 है नहीं, यही मैं लिखाया, नॉर्मल टू द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल तुम्हारा थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो नहीं होगी सरफेस के। नहीं, फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, सर टॉर्क फिर ऊपर लगेगा। टॉर्क एम क्रॉस बी में तो 90 डिग्री पे है, आपने बताया हम्म। नॉर्मल इधर है और मैग्नेटिक
तो जो टॉर्क होगा वो ऊपर लगेगा। तो हमने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, राइट हैंड से हम लोग डायरेक्शन निकालने थे, तो m क्रॉस b ऐसे है, तो उसको फिर जो ऐसे रोटेट जैसे टॉर्क हमने लिखा है एम क्रॉस बी, तो टॉर्क क्या होगा? एम और बी के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वही कह रहा हूँ, ऊपर की तरफ होगा ना, एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। बाय एक्सिस। तब रोटेट करेगा ऐसे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पे, ठीक है? और दो क्वेश्चन है, पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। चलो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पहले कंप्लीट करा देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी जितना अभी पढ़े हो ना, गैल्वेनोमीटर, वही गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या होता है गैल्वेनोमीटर? इसका यूज क्या होता है? करंट की प्रेजेंस बताता है। करंट बताता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ये उसके मैग्नीट्यूड को भी मेजर नहीं करता है, ठीक है? डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन बताता है। चलो लिखो, इट इज ए डिवाइस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज ए डिवाइस used to detect current in the circuit, used to detect current in the circuit। प्रिंसिपल इसका याद रखना, प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद में लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख के डैश दो। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, it is based on the principle that a current carrying coil, a current carrying coil experiences a torque in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, torque in magnetic field, in magnetic field लिखना, in magnetic field, ठीक है? उसके बाद में या तो एनसीईआरटी बुक खोलो और नहीं तो बुकलेट खोलो, पेज नंबर 37। अच्छा देखो, इसमें दो मैग्नेट लगा हुआ है, मैं बना रहा हूँ इसमें। यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कुछ ऐसे गिवन है, ये तुम्हारा नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ ऐसे गिवन है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो भी ध्यान देना। ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। तो बार मैग्नेट में नेक्स्ट चैप्टर बार मैग्नेट है, उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है। ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है? कोई डाउट से तो पूछो। सर अभी आपने पहले बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो नॉर्थ से साउथ जाती
हाँ तो दो दो हमने कौन सा गलत बात बताया? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बना दूं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे। और ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। सर वो कन्वर्जन वगैरह भी इसी में? हाँ कन्वर्जन इसी में, इस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कुछ ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे होता तो इसके परपेंडिकुलर होता, ऐसे कर दिया तो यहाँ पे देख रही हो ना, ऐसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों बनाते हैं उसका भी हमारा कुछ पर्पस है, ये शाम क्यों बनाते हैं आगे मैं डिस्कस करूंगा। और ये किस शेप का है, ये देख रही हो किस शेप का है, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल है, ऐसे है। अगर इसके टॉप व्यू को हम देखेंगे तो कैसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा क्या, हाँ ये सिलिंड्रिकल शेप का है, ये जो है ये सिलिंड्रिकल शेप का है। कॉइल है। हाँ 1 मिनट में बताता हूँ इसका रियल फिगर कैसे होता है। यहाँ पे एच वर्मा की बुक होगा, है यहाँ पे एच वर्मा की बुक, चलो मैं देख, इसका एक्चुअल फिगर कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ। अब वो तो दिखेगा भी नहीं, इसमें छोटा बनाया हुआ है। ऐसा ना? देखो देखो ऐसे, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना, ये कैसे है, जिस पे वायर को वाउंड किया हुआ है, तो वायर का शेप कैसे होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ये देख रही हो ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप का है, तो इसके टॉप व्यू को ये दिखाया गया है, टॉप व्यू को। और ये जो वायर है इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। यानी कि तुम ऐसे भी, जैसे एक सिलेंडर हो गया ऐसे, जैसे मान लो कि ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर वायर को हम ऐसे से वाउंड करेंगे तो इसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, बुकलेट में देखो एक पॉइंटर लगा होता है, जो यहाँ से यहाँ पे स्केल लगा होता है। अब प्रैक्टिकल किए हो इसका, या करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जब इसमें करंट, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, जब इस रेक्टेंगुलर वायर में करंट फ्लो करेगा तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो क्या करेगा वो, रोटेट करना है, रोटेट करना है। जैसे मान लो कि ऐसे है, अब इसे पॉइंटर लगा हुआ है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया तो क्या होगा, उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई है, अभी मैंने लिखाया था। अगर आई जितना ही ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंटर ऐसे है, जैसे टॉर्क लगेगा कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो पॉइंटर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग का काम क्या होता है अभी सभी मैं बताऊंगा, समझ गए ना कि, पूरा नीचे जो कॉइल है वो पूरा घूमता है। हाँ जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे है, अब इसके टॉप भी को मैं दिखाया हूँ तो ये तो क्या दिखेगा, ये सर्कल ही जैसे दिखेगा, लेकिन ऐसे ही है, यहाँ पे पॉइंटर ऐसे लगा होता है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा इस रेक्टेंगुलर वायर पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगे तो क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो ये पॉइंटर भी क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे ही हम करंट, जैसे जैसे इसी को चीज़ को जैसे यहाँ पे मैं छोड़ दूँ तो फिर अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर मान लो कि इसमें करंट फ्लो किया तो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, करंट जीरो हो जाएगा तब तो यहीं पे रुक जाएगा, सुनो, तो ये तो यहीं पे रुक जाएगा, स्प्रिंग नहीं लगा होता तो। करंट जैसे ही जीरो हो गया तो यहीं पे रुक जाता है, तो फिर हमको कैसे पता चलता कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, फिर से उसके वापस पोजीशन पे ला देगा, समझ गए। तो अब तो इसका फंक्शन समझ गए। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है एसपी,
ठीक है। तो चलो वर्किंग पहले हमने क्या प्रिंसिपल लिखा दिया, अब लिखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लिखो। ये सॉफ्ट आयरन का होता है, सॉफ्ट आयरन ही क्यों लगाते हैं उसका भी कुछ पर्पस है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ पर्पस, अभी मैं सब लिखाऊंगा आगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि अगर नॉर्थ पोल ऐसे होता तो इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो कुछ ऐसे होता। इसको हमने कर्व बना दिया, नॉर्थ पोल को हमने कर्व बना दिया, तो क्या हुआ, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कुछ फील्ड कुछ ऐसे दिखाई देगा। इस पॉइंट पे सभी क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल आयरन कोर फील्ड बढ़ाता है। हाँ हाँ वो सब, जैसे ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, जो ये सिलिंड्रिकल शेप का जो वाय, ये जो है सिलिंड्रिकल, नहीं उसका भी फंक्शन है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अभी जितना बताया उसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, वो सब चीज़ मैं बोला कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सॉफ्ट आयरन क्या करते हैं, स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, ये सब का कुछ ना कुछ फंक्शन है। चलो नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन, लिखो कंस्ट्रक्शन लिखो। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विथ मेनी टर्न्स, बुकलेट से बंद करो और अपने से लिखो, कॉपी में लिखना है, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विथ मेनी टर्न्स फ्री टू रोटेट, कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विथ मेनी टर्न्स। देखो ये किसी काम का नहीं है कंस्ट्रक्शन में, बता देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल याद रखना, थ्योरी एंड वर्किंग याद रखना, यही पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन किसी काम का नहीं है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विथ मेनी टर्न्स फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस एंड प्लेस्ड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी ने बता दिया। देयर इज ए सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर which makes the field radial and also increase the strength of magnetic field। ये जो सॉफ्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं कि ये फील्ड को रेडियल बनाता है, साथ साथ इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इंक्रीज भी करता है, समझ गए। जैसे नहीं, जैसे एक फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेट क्या होता है, अब ये सब चीज़ आगे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे सुनो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि B इक्वल टू 10 टेस्ला है, यहाँ पे सुनो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है। यहाँ पे कोई एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम रख देते हैं, ये पारा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B डैश इक्वल टू हो जाएगा, या ऐसे लिख देता हूँ लेस देन 10 टेस्ला, यानी कि B डैश इक्वल टू हो सकता है 7 टेस्ला हो जाए, 6 टेस्ला हो जाए, या उससे भी कम हो जाए, पारा रख दिए तो एक, सॉरी इसको डाया रख दिया, डाया मैग्नेटिक, ठीक है, पारा रख दिया यहाँ पे, ये पारा मैग्नेटिक है, तो 10 टेस्ला यहाँ पे है, तो यहाँ पे B डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोर देन 10 टेस्ला, यानी कि B डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 टेस्ला या 13 टेस्ला, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे फेरो हमने रख दिया, तो यहाँ पे B ट्रिपल डैश मच मच ग्रेटर देन 10 टेस्ला हो जाएगा, यानी कि B ट्रिपल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 टेस्ला हो जाएगा, या इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या समझे। डायामैग्नेटिक एक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक एक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक भी एक सब्सटेंस होता है, जो हम नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। डायामैग्नेटिक होता है तो उसमें एक्सटर्नल से कम हो जाता है, और पारा होता है तो एक्सटर्नल से स्लाइटली ज़्यादा होता है, और फेरो हो जाता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यही मैं बताया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, कैसे, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्यों करता है तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों करता है, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। आयरन एक फेरोमैग्नेट फेरोमैग्नेट है, आयरन भी फेरोमैग्नेट है। तो ये क्या है, फेरोमैग्नेट में भी दो टाइप होता है, एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेट, एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट क्या है कि जैसे इसको हमने मैग्नेटाइज्ड कर लिया,
मान लो कि इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रख दिए तो मैग्नेटाइज हो गया, इसको जैसे बाहर ले फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो सॉफ्ट हो गया। हार्ड क्या है, जैसे स्टील क्या होता है, हार्ड फेरोमैग्नेट होता है। इसको इसको जैसे मान लो कि हमने मैग्नेटाइज कर दिया तो लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटाइज रहेगा। ये सब चलो, ये सब छोड़ो, फेरोमैग्नेट है और ये काम क्या करता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है, सीधो जीरो हो जाए तो फिर डिफ्लेक्शन उसका जीरो हो जाए, ठीक है। फिर अपने अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो फिर डिफ्लेक्टेड रहता। अब सब तुम लोग यहीं पे पढ़ोगे तो आगे यही सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। चलो पहले लिखो वर्किंग है, थ्योरी एंड वर्किंग लिखो। यहाँ पे मेन चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को इसके बाद जो पढ़ना है वो बुकलेट से ही पढ़ना है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी एंड वर्किंग लिखो। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल, when a current flows through a coil, comma, a torque acts on it, full stop। लिखो the magnitude of torque is given by, the magnitude of torque is given by, टॉर्क का फॉर्मूला भी लिखाया था एन आई ए, इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1, यानी कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 90 होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी इंटू कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताओ जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के इस एंड को हमने फिक्स कर दिया और एक स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़े हो या स्प्रिंग फोर्स पढ़े हो, ए फिजिकल टू के एक्स। कब हम जैसे इस एंड को फिक्स कर दिया, इसको हम ऐसे इलोंगेट कर ले या इसको हम कंप्रेस करें, तो इलोंगेशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, और क्या होता है प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है। समझ गए जो तुम पढ़े हो ए फिजिकल टू के एक्स, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन है कि इसको हमने क्या किया, इस एंड को हमने फिक्स कर दिया और इसको हम ऐसे रोटेट करें, इस चीज़ को हमने फिक्स कर दिया और इसको हम ऐसे रोटेट करें या फिर ऐसे रोटेट करें, तो स्प्रिंग का क्या करेगा हमारे हाथों पर काउंटर टॉर्क लगाएगा। जैसे हम रोटेट करेंगे तो टॉर्क लगाएंगे, अगर इसको हम ऐसे करें तो ये हमारे पे क्या करेगा, दूसरी साउंड में काउंटर टॉर्क लगाएगा। तो जैसे ये क्या होगा डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेट करेगा, तो स्प्रिंग क्या होगा उसको अपोजिट साइड में काउंटर टॉर्क लगाएगा। समझ रहे हो ना। लिखो द स्प्रिंग, इसको इक्वेशन 1 ले लो। इस स्प्रिंग का नाम है एसपी, दिया हुआ है स्प्रिंग का नाम एसपी, तो इसलिए हमने लिख दिया एसपी। लिखो द स्प्रिंग ब्रैकेट में एसपी, द स्प्रिंग ब्रैकेट में एसपी प्रोवाइड्स ए काउंटर टॉर्क, यानी कि ये मैग्नेटिक टॉर्क जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एग्जॉर्ट से काउंटर टॉर्क, ब्रैकेट में लिखना के फाई, फाई क्या है डिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे है, ये स्प्रिंग है और ये ऐसे है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इस एंड को पकड़ के ऐसे सपोज करो कि हमने 30 डिग्री से कर दिया, तो इसके इसमें फाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके वन एंड को हमने किया
और मान लो कि ऐसे कर दिया, यहाँ पे था ऐसे बिल्कुल हो गया, तो इसने हमें कितना डिफ्लेक्ट कर दिया 90, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, यही है एग्जर्ट्स काउंटर टॉर्क के फाइव, exerts counter torque K5 that balances the magnetic torque, that balances the magnetic torque। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा K5, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद में लिखो इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे इन इक्विलिब्रियम K5 इक्वल टू एन ए बी इंटू कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, इसलिए फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के इंटू आई हो जाएगा, यानी कि फाइव, ये सभी तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, के क्या, के को बोलते हैं टॉर्सिनल कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, तो फाइव इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। इसमें तो हम कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, समझ गए। लिखो 10 डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, 10 डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वानोमीटर is proportional to current flowing through it। Deflection in galvanometer is proportional to current flowing through it। उसके बाद में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मोर सेंसिटिव कब करते हैं, कब बोलते हैं, जो स्मॉल चीज को डिटेक्ट करके बड़ा बना दे, जैसे अगर स्लाइट इसमें करंट फ्लो हो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए तो बोलेंगे क्या मोर सेंसिटिव है, ठीक है। उसके बाद में एक नेक्स्ट लिखो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो टॉपिक और हैं। अब इसके फिगर को तो मिटा दूं, इसमें तो फिगर में तो कोई डाउट्स नहीं है, एक किस शेप का है सिलिंड्रिकल शेप का है, याद रखना ये स्फीयर या सर्कल नहीं है। अभी मैं एक्चुअल फिगर बताया था कि कैसे है, ये कुछ ऐसे होता है, और ये जो वायर है वो किस शेप का है रेक्टेंगुलर है। इस पे अगर एक वायर को मैं ऐसे वाउंड कर दूं तो उसका शेप क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा। शेप पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम याद रखना कि ये किस शेप का है सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। हाँ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट आयरन कोर बुकलेट में लिखा हुआ है सब चीज़, ठीक है, और अभी मैं लिखाऊंगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो जैसे HCM में 3D फिगर दिया हुआ है, तो हाँ NCERT में 3D फिगर दिया है। एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ उसी को याद करना, ठीक है। ये एलिमेंट्री नॉलेज है अबाउट गैल्वानोमीटर, इसी टाइप से थोड़ी होता है, गैल्वानोमीटर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो सभी बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़े हो ना, न्यूक्लियर फ्यूजन तुम 10th क्लास में पढ़े हो, ये भी जानते हो कि एटम बम में क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसमें बताया जाता है कि एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम पे स्ट्राइक करता है, वो फ्यूजन करके 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, वो 3 पे करेगा, फिर 9 प्रोड्यूस हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो क्या तुम एटम बम बना लोगे हैं? इतना सिंपल होता तो सब कोई एटम बम बना लेता, है ना। तो ये है एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो ट्रांसफार्मर में दिया हुआ है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या होता है, एलिमेंट्री नॉलेज, तो तुम क्या पढ़ के ट्रांसफार्मर बना दोगे, ठीक है। ये भी तो बहुत ऊपर ऊपर से होगा ना, क्या ये भी बहुत ऊपर हाँ, तो वही बताया कि एलिमेंट्री नॉलेज है, जब जाओगे एक्सपेरिमेंट करने देखना कितना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जब तुम अभी 4 साल के लिए जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अभी तो थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ रहे हो, वहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स पढ़ोगे कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको कैसे अपने लाइफ में यूज करोगे। जब वहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ये सब तुमको दिया जाएगा कि मैकेनिकल में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे तो सब दिया जाएगा कि इसको खोल के तुम बनाओ, दिस दैट करो, इस पर रिसर्च करना वहाँ पे, ठीक है।
चलो लिखो। एक बार मैं गया था ये IIT दिल्ली में, एक हमारे दोस्त का छोटा भाई पढ़ता था उसी में, तो मैं गया था, मैकेनिकल में पढ़ता था। तो मैं गया तो एक बहुत बड़ा हॉल था, वर्कशॉप। तो उसमें मैं देखा इतने मशीन लगे हुए थे कि मैं सोचा कि कम से कम 200 मशीन लगा हुआ था, और सभी बच्चे उस बनाई है क्या सारे बच्चों ने बनाई थी। नहीं, मशीन था उसमें, बच्चे अपना कुछ कुछ बना रहे थे। वहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ है कि ये चीज़ करके बताओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो जो मैकेनिकल का होता है उसका वही काम है, कट कुट करके हाँ प्रोजेक्ट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ऐसे बनाना। मैकेनिकल वाले वही करते हैं, और क्या करेंगे। सर उसके में उसके लिए मेनली कोडिंग और फिजिक्स चाहिए। कोडिंग मतलब कोडिंग से वो प्रोग्राम कोडिंग से नहीं होता है, वो कोडिंग सॉफ्टवेयर में होता है, वहाँ पे अलग होता है। जैसे मैकेनिकल में तुमको दे दिया गया कि एक एक ट्रायंगल शेप का कुछ ऐसे बना के कुछ ऐसे ऐसे करके तुम लाओ, तो क्या करोगे, वहाँ पे बहुत सारा कटर रखा हुआ है, उसे काटो, उसको फिर वेल्ड करो। क्या सिर्फ असेंबलिंग करके। हाँ, उसमें अपने से काटना भी होता है। उसमें से बहुत सारा ये होता है, ब्लेड रखा हुआ, वो अपने से काटो, और कट के उस पर फाइलिंग करो, क्या करो, उसमें सब बता रहा था कि ये सब हम लोगों को करना होता है। हम कहें कि बहुत, हम तो सोचते थे कि स्टैंडर्ड काम होगा, लेकिन अंदर तो एकदम लेबर के काम है। चलो ठीक है। उसके बाद में लिखो करेंट सेंसिटिविटी। करेंट करेंट सेंसिटिविटी करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है, फाई अपॉन में आई होता है। फाई अपॉन में आई लिखो। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट। पर यूनिट करेंट। सर जो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर होता है वो भी तो सेंसिटिव ही होता है। सेंसिटिव भी होता है। देखो, अभी हमने फाई का फॉर्मूला लिखाया था NAB अपॉन में K इंटू आई को इधर ला दो, तो फाई अपॉन में आई इजकल टू कितना हो जाएगा, NAB अपॉन में K। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स को हमने डबल कर दिया, यानी कि 2n कर दिया, तो उस केस में करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 5/I। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट लिखो, चलो इसको नोट कर लो। सर ये एंड टू एंड नोट करना है या सिर्फ फॉर्मूला? ये लिखना है, फिर यहाँ तक नोट करना है कि अगर नंबर टर्न्स को हमने डबल कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो अभी हमने यही लिखा था, फाई इजकल टू NAB अपॉन में K इंटू आई लिखा था। और इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो इधर भी हमने V से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने V से डिवाइड कर दिया, तो ये फाई अपॉन में V, और क्या होता है V इजकल टू आई आर, तो V बाई, तो इसको R को इधर लाओ, तो 1 अपॉन में R इजकल टू कितना हो जाएगा, I/V। तो इसको हम लिख सकते हैं NAB अपॉन में K इंटू 1 अपॉन में R। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर देते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, एन तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है ना सर? एन करंट के प्रोपोर्शनल टू नहीं है। नहीं है? नहीं, सर इसमें एन को चेंज करने पे वो भी चेंज करेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। थोड़ा तुम माइंड लगाओ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ जो रेक्टेंगुलर वायर है उसका, तो आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन में होता है। तो एल को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। लिख लिए फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। तो इट मेक्स द फील्ड रेडियल एंड ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बताया था फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, फील्ड रेडियल एंड ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, फिर से मैं बोला हूँ, फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, इट मेक्स द फील्ड रेडियल एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था ना, फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और कितने चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी? अभी 2 चैप्टर और है, 3 चैप्टर है। सर फर्स्ट में तो फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही हैं। चलो नेक्स्ट लिखो फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द प्लेन ऑफ कॉइल makes the plane of coil parallel to the field in all positions इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कॉइल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, प्लेन के पैरेलल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, तो m क्रॉस b के बीच में, m और b के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। m का डायरेक्शन क्या होता है, m क्या होता है, m का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, अभी मैंने बताया था। तो m और b के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इसके जो कॉइल है उसके प्लेन के पैरेलल रखता है, ताकि m क्रॉस b के बीच में एंगल, m और b के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए हमने अभी लिखा था फॉर, हाँ तो पैरेलल तो भी बताया। पैरेलल टू द कॉइल। अच्छा सुनो, अभी हमने टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखा था, टाउ इक्वल टू एन ए बी साइन थीटा, याद है लिखा था, एन ए बी साइन थीटा लिखा था, और लिखा था फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड,
साइन थीटा 1 ये लिखा था। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ, ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के पैरेलल है। अगर कॉइल ऐसे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अगर कॉइल कुछ ऐसे हो जाए तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो एम का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, नॉर्मल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ गए? इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा था और मैं बोला था कि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने जो बताया था ये कुछ ऐसे, जैसे नॉर्थ था, ये साउथ था, ऐसे था ना, ऐसे। तो जैसे ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जैसे प्लेन थोड़ा ऐसे होगा, इस फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो जाएगा ताकि वो 90 डिग्री बने। यही फंक्शन होता है, ठीक है। तो तुमको याद रखना है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, वो हमेशा कॉइल के प्लेन के पैरेलल होता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर तो हो गया। अब एक और टॉपिक है, दो टॉपिक है, अमीटर और वोल्ट मीटर। चलो जल्दी करा देते हैं छोटे छोटे। अमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करता है। ये सर्किट में हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में या सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो अमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है और इसको सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। चलो लिखो। अब इस आज तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इसका देना है, टेस्ट देना है और इसको रिवाइज करके भी आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड कैपेसिटर, कैपेसिटर। और उस दिन कुछ क्लास भी होगा तो इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। एनसीईआरटी का तो एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, वो करा दूंगा। क्या ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। तुम लोग एक बार रिवाइज करो, ठीक है। लिखो अमीटर, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर करेंट इन द सर्किट। एन आइडियल अमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। मेजर करेंट इन द सर्किट। एन आइडियल रेजिस्टेंस है जीरो रेजिस्टेंस और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट, ये तो जानते ही हो। क्यों अभी मैं बताऊंगा। वोल्ट मीटर का तो बहुत ज्यादा होगा। वोल्ट मीटर का क्यों ज़्यादा होता है, उसका भी रीज़न है कि क्यों ज़्यादा हो। अच्छा, तो सब मैं भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद में लिखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। ये क्या हो गया, गैल्वानोमीटर हो गया। ये क्या होगा, गैल्वानोमीटर होगा। और इसी में हम थोड़ा चेंजेज कर देते हैं। ये गैल्वानोमीटर है तो अब इसमें तो जगह नहीं था, इसीलिए मैं इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे बना दिया। नहीं तो किसी किसी बुक में यहीं पे इस आरजी को बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसे बनाया हुआ है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। और इसमें हमने एक, ये है तुम्हारा आरजी, और इसमें एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका नाम दे देते हैं आरएस, जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आरजी के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, और इसका भी पर्पस है कि हम छोटा ही क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एनेमीटर। डैश दे को लिखो, क्या नहीं, पहले डैश दे को लिखो, उसके बाद में डायग्राम बनाना है। लिखो ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, a very small value of resistance called shunt resistance
called shunt resistance connected in parallel with the galvanometer coil, connected in parallel with the galvanometer coil, so that is constant resistance called shunt SHUNT resistance connected in parallel with the galvanometer coil, so that a small part of total current passes through galvanometer and remaining current passes through shunt resistance. चलो लिखो, मैं यही लिखाया था, चलो यहाँ पे देख लो। हमने बताया जैसे जैसे मान लो कि एक ऐसे हमने ऐसे बना दिया, यहाँ R1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे करंट I2 है। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में? पैरेलल में है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो I1 R1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, I2 R2। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। जैसे इसमें अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ही कम कर दे, जैसे R1 बहुत कम कर दे, तो I1 क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा इवन जो आई जा रहे हैं अगर मान लो कि इसको मैं डिक्रीज करूं तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो ये क्या होगा, बहुत लार्ज होगा। समझ गए? तो इसमें R1, इसमें ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें बहुत ही कम करंट जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा करंट जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, इसीलिए हम स्मॉल लगाते हैं। ठीक है, और मान लो कि इसमें करंट आया I और इसमें हमने लिख दिया IG, तो इसमें कितना हो जाएगा, I माइनस IG। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं ना I माइनस IG इंटू RS इजक्वल टू IG RG। तो RS इजक्वल टू हम लिख सकते हैं IG RG अपॉन में I माइनस IG। ये RS फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये तुमको याद रखना है। और कैसे हमने निकाला तो देख लो, और ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो इसको नोट कर लो। IG क्या है, करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और I क्या है, टोटल करंट। और RS क्या है, शंट रेजिस्टेंस। चलो इसको नोट करो। इसका फायदा हुआ क्या? इसका फायदा क्या है? किसका फायदा क्या है? फॉर्मूले अच्छा, अभी मैं इस फार्मूला को लिख लो, अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। अच्छा चलो, एक फायदा मैं अभी बता देता हूँ। तो ये तो जानते हो कि इसका हम यूज क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं अमीटर का, करंट मेजर करने के लिए। चलो इस पे क्वेश्चन ही करके बता देते हैं, तो इसका फायदा पता चल जाएगा। और शंट रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं उसका भी फायदा यहाँ पे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 46, बुकलेट के पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल 4.13।
यही फार्मूला याद रखना है, अगर भूल जाओ तो देखो कि कैसे निकालना है, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन खोलो, पेज नंबर 46 बुकलेट के, या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लो 13। Page 36. 46 एग्जाम्पल है 413। एक का मीटर यूज ऐसे गिवन है, 3 ओम, 3 वोल्ट ऐसे गिवन है। ए पार्ट में देखो, इसमें क्या कहा गया, दिया हुआ है इन द सर्किट द करेंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट इफ अमीटर सोन ए इज ए गल्वानोमीटर विथ रेजिस्टेंस आर जी इक्वल टू 60 ओम। यहाँ पे हमने एक आर जी लगा दिया और आर जी इक्वल टू 60 ओम है। देखो हमने क्या किया कि गल्वानोमीटर को ही हमने लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अमीटर क्या है, गल्वानोमीटर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर जी है, और ऐसे है, उसमें हमने कोई शंट रेजिस्टेंस नहीं लगाया। तो इसमें करंट बताओ कितना होगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 प्लस 60, तो 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 63, तो 1 अपॉन में 21, यानी कि 0 पॉइंट बताओ, 0.0 बताओ, इसको कैलकुलेटर से करो, 0.04. करो पहले कैलकुलेटर से करो, 0.045 नहीं करो सर आई 0.0 आरजी क्या, आईजी इंटू आरजी होता है, तो आईजी की वैल्यू देखो इसमें करंट हमने ऐसे लिया, एम्पियर्स किरचॉफ लॉ लगा दो सिंपल। ठीक है, ऐसे हमने लगा दिया, किरचॉफ लॉ लगा दिया। इसमें नहीं है, तुम ये देखो पेज नंबर 46 देखो, नहीं वही वो मैं किरचॉफ लॉ लगाया सिंपल, 3 माइनस 3i माइनस 60i इक्वल टू 0, किरचॉफ लॉ लगा दिया हमने। equal to V by R equal हाँ, 0 पॉइंट कितना आया, to 47. 47 एम्पियर। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। देखो ये कितना कम है। अब बी पार्ट में कहा गया, इज गल्वानोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड इनटू अ मीटर बाय शंट रेजिस्टेंस 0.02। अब बी पार्ट में हमने क्या किया, फिगर को हमने छोटा कर दिया थोड़ा सा ऐसे, ये है तुम्हारा 60 और इसमें शंट रेजिस्टेंस लगा दिया 0.02 ओम। तो सर जो करंट ये हमने निकाला है वो गैल्वेनोमीटर का हो गया। हाँ, वो गल्वानोमीटर से कितना फ्लो करेगा, वो मीटर का हमने अमीटर, यहाँ पे हमने अमीटर यूज किया। अमीटर जो ये दिया हुआ है ये एक्चुअली गल्वानोमीटर ही है, फर्स्ट पार्ट ये पार्ट में पढ़ो, उसमें हमने कोई शंट नहीं किया, यानी कि हमने गल्वानोमीटर को ही लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे गल्वानोमीटर ही लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, और यहाँ पे अब बी पार्ट में हमने क्या किया, उसको शंट कर दिया और आर एस कितना है 0.02 कर दिया। ठीक है, तो इस केस में करंट सपोज करो कि हमने I1 ले लिया, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 प्लस आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इस दोनों का पैरेलल का आर इक्विवेलेंट, और ये कितना हो जाएगा 3 और ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी कि 60 इंटू 0.02 0.02। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 3 और प्लस इसको सोल्व करो, तो करो सोल्व, कैलकुलेटर निकालो, सोल्व करो। 1.2 अपॉन में करो, तो हम शंट रेजिस्टेंस हमेशा आरजी के पैरेलल हाँ आरजी के गल्वानोमीटर के पैरेलल में ही लगाते हैं। अच्छा करंट कम हुआ, पहले तुम इसको निकाल के तो बताओ कितना आया, बिल्कुल नहीं, 1.2 करो, 1.2 डिवाइडेड बाई करो 1.2, सर अप्रोक्सीमेटली 1
अच्छा चलो अभी करने दो। ये 12 into 1.2 डिवाइडेड बाई 60.02 12 into 50 सर अप्रोक्स 1 आवर अप्रोक्स 1 आवर एकदम आ ही नहीं सकता। वन करो सर 1/50 आ रहा है यानी कि तुम करो, पहले फिर से करो। 1.2 करो, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करो। 1.2 डिवाइडेड बाई 60.02 0.01 0.02 अप्रोक्स 0.0 नहीं 2 नहीं, बताओ कितना है। 0.01999 199 आया गया, ठीक है। तो फिर I1 इक्वल टू 3.01999, तो इसको ये 0.99 आ जाएगा एम्पियर। देखो ये 1 के करीब आ गया और ये देखो कितना आया, देख रहे हो कितना डिफरेंस है। ये आया 0.047 और ये आ गया कितना 1। अच्छा सी पार्ट में कहा जा रहा है कि एन आइडियल अमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। अब सी पार्ट में है, इसके रेजिस्टेंस को हमको कंसीडर नहीं करना है, यानी कि ऐसे हो गया, ये 3 वोल्ट, ये 3 ओम, तो इसमें करंट मान लो कि I2 ले लिया, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो समझ गए कि गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस लगाने का क्या फायदा होगा। शंट रेजिस्टेंस क्या करता है, इस सब के रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, टेंस टू जीरो कर दिया। ये कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले था 60, अब कितना हो गया 0.01, इतना हो गया। तो शंट रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या कर दे, टेंस टू जीरो कर दे, तो मीटर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट हमने यूज कर दिया करंट मेजर करने के लिए, तो देखो कितना मेजर किया। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ही होता है हाँ, इसलिए अभी मैं लिखाया कि आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। यानी जब वोल्ट में यूज करते हैं हम अच्छा वोल्ट मीटर की बात नहीं, पहले इसके बात करो। उसमें कोई सीरीज में रेजिस्टेंस वो अभी हम करेंगे, तुम इसमें बताओ, इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। समझ गए शंट रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होगा, बस चलो अब लिखो वोल्ट मीटर। क्या लिख लो, चाहे कर लेना चाहे लिख लो, करो। तो अब रहने दूं या वोल्ट मीटर है पढ़ा दूं। वोल्ट मीटर बस थोड़ा सा, तो कुछ ज्यादा होगा नहीं। हाँ उसमें हम सीरीज में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, और उसका भी बेनिफिट है कि हम क्यों लगाते हैं। वोल्ट मीटर के लिए में हाई रेजिस्टेंस ताकि वो करंट उधर से ना जाए। हाँ, ताकि यहाँ पे अगर इसके बीच में हम वोल्ट मीटर क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, अगर इससे करंट चला जाएगा तो फिर इसमें वोल्टेज ही कम दिखाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक